अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल CS फोरम। आज के इस लेक्चर में हम इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से बात करेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। प्री प्रोसेसिंग आपने इसलिए करनी है कि आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट यानी ROI, ये पेपर रिसर्च पेपर आगे जाके मैं आपको एक दो दिखाऊंगा कि ROI मीन्स के रीजन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हमारा होता है, हम चाहते हैं कि वो चीज़ मिले। लेट्स से एक इमेज थी, आप चाहते हैं सिर्फ फेस रिकग्निशन करना। इस कमरे के सीन में ये बेंच भी आएंगे, ये बोर्ड भी आ जाएगा, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। हमारा टारगेट ये नहीं है। टारगेट क्या है? फेस रिकग्निशन हो। फेस कैसे रिकग्नाइज करेंगे? या तो शेप की बुनियाद पर, या फिर आप ये फीचर लगाएंगे आंखें जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं सिस्टम से ब्लैक कलर की वजह से। तो ब्लैक दो स्पॉट पैरेलल आपको कहीं मिल जाएं, इट्स मीन के सिर्फ 70% 80% चांसेस है कि ये कहीं फेस होगा। अगर ये दो आंखें पैरेलल मिल जाएं इस फासले पे, कुछ लोग फासला भी निकाल लेते हैं, फिर कुछ लोग ट्रायंगल निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, इसके सेंटर में इतना ही नीचे। अगर ये जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे प्री प्रोसेस करके, यहाँ एक होल नज़र आएगा, यहाँ एक होल यानी ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा, वो ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा। ये जो ब्लैक स्पॉट हैं अगर ये ट्रायंगल की फॉर्म में है तो फिर भी चांसेस हैं कि ये क्या है? फेस है। ये पहचानने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो क्या है? कलर इमेज डायरेक्ट, उसके अंदर तो बेशुमार वैल्यूज़ हैं। कैसे? मैंने बताया था 65,500 डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी होंगी, पता नहीं चलेगा। हम ग्रे में कन्वर्ट करेंगे, ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। बाइनरी कैसे करेंगे? थ्रेशोल्ड वैल्यू लेंगे। क्या करेंगे? बाइनरी, लेट्स से कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे पेन रखता हूँ, ये वाइट है, पेन रखता हूँ, पेन का कलर अगर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू जो मर्जी हो, तस्वीर लेंगे। वाइट वाला तो जो पोर्शन वाइट वाला है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही होगी 240, 230, अगर इसमें मट्टी आई हुई है, अगर नहीं आई हुई तो 255, अगर मट्टी आ गई है 240, 230, 220, चलें ज़्यादा नीचे आएंगे तो 200 और नीचे आज 198 वाइट वाला पोर्शन होगा। लेकिन जहाँ पर बालपन पड़ा हुआ है वो ब्लैकिश या रेडिश या ग्रीन कोई भी कलर होगा, उसकी वैल्यू 200 से नीचे लाजमी होगी। वाइट है ना, 200 की रिप्रेजेंटेशन, वाइट की रिप्रेजेंटेशन 200 नंबरों से हम पहचानेंगे। ये जो नंबर गेम चल रही है इसके अंदर 250 से जो ऊपर नंबर है वो तो बैकग्राउंड है, हम मिटा देंगे उसको। और 250 से जो नीचे नंबर, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पेन या बैकग्राउंड। पेन जो है वो 50, 60, 100 अगर कलर वाइट के करीब है, यानी पिंक कलर, लाइट पिंक कलर है या लाइट ब्लू कलर है वो वाइट के करीब, लाइट ग्रीन है वो भी वाइट के करीब, लाइट मैंने कहा डार्क तो है तो वो तो ब्लैक जीरो के करीब होंगे। तो जीरो में 50, 80, 100, चलें ज़्यादा हद आप 150, 180, ये 180 जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? ऐसी वैल्यू जो आपके डाटे को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाती है। ऐसी वैल्यू, द वैल्यू विच इज़ डिवाइडेड द डाटा इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड, which has an ability to divide the data into two parts is called threshold value। वो threshold value हमें पता होती है। कंप्यूटर में हम समटाइम एवरेज लेकर थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से वाइट और ब्लैक एवरेज लेंगे, एवरेज वैल्यू आपके पास 180 आ जाती है। लेट्स से सपोज 180 से कम जो है उसको 0 बना देंगे, 180 से जो ज़्यादा है उसको 1 बना देंगे। क्या बन जाएगा? बाइनरी इमेज बन जाएगी। अब जहाँ वाइट आया हुआ है तो आपको पता है कि ये तो बैकग्राउंड है, जहाँ 0 आया हुआ है ये पता है कि पेन है। अब इसका एरिया भी निकाल सकते हैं आप, पेन का एरिया। अब आप ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करने जा रहे हैं, एक और थीम, एक और ऑब्जेक्टिव है आपका, वो ये है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हुए, एक पेन पड़ा हुआ है, एक बैग पड़ा हुआ है, एक किताब पड़ी हुई है। वही प्रोसेस, कलर से ग्रे में आए, ग्रे से थ्रेशोल्ड में आ गए। थ्रेशोल्ड में कोई वैल्यू, एवरेज वैल्यू ले ली अब, क्योंकि 3-4 ऑब्जेक्ट हैं, एक नहीं है। किसी का ब्लैक होगा, किसी का ग्रीन होगा, किसी का कुछ और होगा। तो अब क्या करेंगे? अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओवरलैप नहीं, अलग अलग पड़े हैं। बॉल पेन उधर पड़ा है,
किताब इधर है, बैग इधर है, अलहदा पड़े हुए। अब आपने वही थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाली, थ्रेशोल्ड वैल्यू आगे जाके पढ़ेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से निकल सकती है, अभी मैं बता रहा हूँ एवरेज ले ली। तो एवरेज से नीचे जो वैल्यू आई 0, जो ऊपर आई उसे 1 कर दिया। अब जब ब्लैक एंड वाइट इमेज आ गई 0 1 बाइनरी इमेज आ गई, उसमें कुछ जगहों पर जहाँ सर्कल नज़र आ रहे हैं वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास वाइट वाइट स्पॉट बन जाएंगे। जहाँ पेन पड़ा है वहाँ वाइट हो जाएगा, ये सॉरी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मैथ में आपने एक टर्म पढ़ी होगी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0 को 1 कर देगी, 1 को 0 कर देगी। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो वाइट में हो जाएगा, जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक में हो जाएगा। वाइट कलर पढ़ना बड़ा आसान है कंप्यूटर में। अब क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। वाइट जगह कितनी है, नंबर ऑफ पिक्सल काउंट करेंगे। सिंपल क्या करेंगे? नंबर ऑफ पिक्सल कि कितने पिक्सल्स पर। अब वो मशीन को पता नहीं है कि ये लाइन में है, वर्टिकल है, दायरे में, अभी कुछ नहीं पता। हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये पेन है, बैग है या ये ज्योमेट्री है। लेट्स से क्या ख्याल है, एरिया के लिहाज से ये रिकग्नाइज हो जाएंगे? कैसे पता चलेगा जी? लेंथ और विड्थ नहीं है, हमने सिर्फ एरिया निकाला, लेंथ और विड्थ नहीं है। हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ गई है एरिया की, उसमें बता रहा है 50 पिक्सल, एक दूसरे में बता रहा है कि 100 पिक्सल, तीसरे में बता रहा है 150 पिक्सल। कैसे पता चलेगा कि पेन कौन सा है? कैसे? कितने ज़हीन लोग हैं आप, बड़ी तेज़ी से तरक्की करेंगे। इतनी ही चाहिए अक्ल, इतनी जितनी है आपको, कि ये जो जवाब दिया है आपने, इतनी अगर किसी को समझ आ जाती है तो ये कंप्यूटर के साथ खेलना बहुत आसान है। सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक में मैं बता रहा हूँ। इमेज ऐसे रीड होती है, मैंने बता दिया। इमेज रीड करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ऐसे माहौल में ले आया हूँ, सी लैंग्वेज की तरह आपको पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। इंट, कैरेक्टर, फ्लॉट निकाल दिया मैंने आपको इमेज रीड करके दिखाई। क्या कहा था? आई एम रीड, इमेज रीड हो गई। ये IAM वाला नहीं है, मैं पढ़ूं या इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ये है इमेज से IM, 2 वैल्यूज उसके लिए हैं। इमेज रीड, इमेज शो, IM शो। तो इसके अलावा फिगर बनानी है तो फिगर लिख के A कर देंगे तो फिगर में भी आ जाएगी। ले वो आगे ऐसा ऐसा हमें पता चलता जाएगा। तो अभी आपने कहा कि पेन का एरिया कम होगा, हम कहेंगे जो 50 से कम है तो उसको लेबल कर दें पेन, और जो बड़ी वैल्यू है ग्रेटर देन 200 जिसका एरिया आ रहा है वो डिसाइड कर लेंगे बार बार प्रैक्टिस करके कि भी बैग का इतना आता है, स्कूल बैग का एक है, दूसरा कपड़े वाले बैग का उसका एरिया और होगा। हर चीज़ की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। सेट की जब डेफिनेशन आपने पढ़ी, सेट ये कहता था कि मजमुआ वेल डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसका कोई नाम हो। वेल डिफाइन वो होता है जिसको आप पहचान सकें। असलम, अकबर, अली, ये क्या है? नाम है। वेल डिफाइन पता है ये है। अच्छा, कुछ चीज़ें धुंधली होती हैं, जैसे धुआं तंदूर से निकलता है, आप नहीं कह सकते ये जहाज़ तस्वीर बनी है। कुछ बनता है, आप उसको कोई नाम देते हैं? नहीं। क्या नाम है? आप उसको कहते हैं ये धुआं है, फोग है। और इंग्लिश में फोग का मतलब है धुंधला, यानी क्लियर नहीं है ये है क्या। फोगी है, फोगी का मतलब है कि कुछ क्लियर नहीं। इमेज में भी कभी कभी इमेज जो ना फोगी होगी, धुंधली होगी, पता नहीं चलेगा ये ऑब्जेक्ट क्या है। थ्रेशोल्ड करेंगे नहीं निकलेगी वैल्यू, सारी की सारी वाइट हो जाएगी या सारी की सारी ब्लैक हो जाएगी, ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे उसमें। क्लियर इमेज होगी तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये क्लियर हो गया। स्टेप क्या है डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहले आप इमेज लेते हैं, एक्वायरिंग द इमेज। नंबर 2, प्री प्रोसेसिंग द इमेज। प्री प्रोसेस करने के बाद, ये कुछ एग्जांपल दी थी मैंने, सेगमेंटेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन से क्या होता है कि इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ, वैसे इसका चैप्टर है आगे जाके। एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि एक लफ्ज़ के पीछे पड़ जाता हूँ, लेक्चर वहीं ख़त्म हो जाता है। मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, आप वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा दिल करता सारी बातें आपको आज ही बता दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है।
सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर से वो हिस्सा, वो टुकड़ा अलहदा करना है, क्रॉप करके अपने पास रखना है। सेगमेंट का क्या मतलब है? वो टुकड़ा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने निकाला था, वो किसी मेथड से अलहदा करना है। लेट्स से कि आपने एमआरआई इमेज ली है, एमआरआई इमेज की तस्वीर खींची, उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट एक्सरे की तरह वो तस्वीर थी। अब आपने ट्यूमर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ट्यूमर। ग्रे से ब्लैक एंड वाइट कर ली, अब उसको कुछ प्रॉपर्टीज़, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेंगी कि ये जो ट्यूमर है, जो ब्रेन में या लंग्स पे होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, जब भी आपने 1000 इमेज ली, सारी इमेजेस को देखते जाए, जहाँ ट्यूमर था उसकी वैल्यू आ रही थी 25 से लेकर 50। लेट्स से सपोज 25, ये एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई कि 25 और 30 के दरमियान ट्यूमर होता है। इसके अलावा 30 से 50 के साथ हड्डी होती है और 50 के 60 के दरमियान में गोश्त है। और अगर इससे वैल्यू बड़ी है तो वो क्या है? वो आउटलायर है। आउटलायर का क्या मतलब है? आउटलायर का मतलब है कि गलती से कोई डाटा आया हुआ है। गलती का क्या मतलब है कि स्किन आप स्कैन कर रहे थे, इमेज ली, आप चाह रहे थे हड्डी की तस्वीर आए, टूटी हुई है या नहीं है, और वो जो बंदा था उसने जेब में सिक्का डाला हुआ है लोहे का। अब वहाँ ट्यूमर नहीं आ रहा, ट्यूमर की जो वैल्यू थी या एरिया था वो छोटा था, सिक्का इतना बड़ा सिक्का और वो भी ब्लैक वाइट बिल्कुल क्लियर, रोशनी तो उससे भी पास नहीं हो सकी और जेब में उसके वो ठहरा। अभी मेरी जेब में बॉल पेन है, अब जब वो एक्सरे आएगा, ये आपको यूं एक हड्डी अजीब सी, डॉक्टर देखेगा यार पसलियां तो होती हैं यूं, और ये क्या भला आई है, परेशान तो होगा ना ये। अब वो तहकीक कराएगा, और जब भी आप एक्सरे कराने जाते हैं वो कहता है जेब से चीज़ें निकाल दो, जूता उतार दो। ये क्यों कहता है? इसलिए कि आउटलायर ना आए। गंदम की तस्वीर ले रहे थे, गंदम की वैल्यू आई येलोइश की जो फ्रीक्वेंसी थी रेड ग्रीन ब्लू की, वो एक थी 25, 30, 60 तीनों की। लेकिन वहाँ पे जब आपने गंदम की सफाई की, वहाँ ज़मीन का टुकड़ा यानी मट्टी के तो जब आप सफाई करते हैं ना, वो मट्टी निकल जाती है। मशीन से सफाई क्यों करवाते हैं आप? कि वो मट्टी के जो ढेले गलती से आ गए हैं या वो गंदम के वो जो आउटलायर्स आए हुए हैं वो सफाई हो जाए, तिनके वो जो कपास या घास वो निकल जाए। वो जो मट्टी का ढेला आया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी और है, दूर से पहचानी जाएगी। स्टैट में आपने मॉडल वैल्यू पढ़ी होगी, अब मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, स्टैट भी पढ़ाऊँगा, मशीन लर्निंग। कोई परेशान हो तो बता दीजिएगा कि हमें याद करने की टेंशन नहीं लेनी, आपने प्रैक्टिकल करना है। बाकी नंबर कोई इशू नहीं है, मैं आपको MCQs दूंगा 20, 50, 60 रटा लगा लें जी। फिर मैं कहूँगा जी एक दफ़ा करें, दूसरी दफ़ा करें, तीसरी दफ़ा करें, 10 दफ़ा मैं कहूँगा करें तो 10 दफ़ा, एक दफ़ा एक MCQ, दूसरी दफ़ा 2, 10 दफ़ा 10 MCQ याद हो जाएंगे। और मसला याद कराने का नहीं है, मसला मेरी बातों तक पहुँचने का। मैं कभी एक सीढ़ी से निकलता हूँ, दूसरी जंप करता हूँ। ये क्यों करता हूँ? इसलिए कि मैं एक टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी एक किताब से निकल कर दूसरी किताब से निकल कर तीसरी, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रह गया, एज कम हो गई है इंसानों की। अब मैं आपको पढ़ाने लगूँ कि रजिस्टर कैसे बना था, वो आपकी स्क्रीन कैसे बनी थी, मैकेनिज़्म इलेक्ट्रॉन गन क्या थी, वो पीछे से आना शुरू करूँ तो फिर सारी ज़िंदगी लग जाएगी, हम प्रोडक्टिव काम तक नहीं पहुँचेंगे। सीधे सीधे ये फॉरेन यूनिवर्सिटी की स्लाइड्स हैं। अब किस्मत आपकी ख़राब है, एक बच्चा गया भी सही, वो खाली आया। तो यहाँ कुछ होता तो मैंने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गया है मेरा प्लान। और मैं इस वक्त बहावलपुर में होता हूँ। मैंने आपके CR को कहा था कि मैं आपकी वजह से रुका पड़ा हूँ, गलती से लेक्चर इधर लग गया, नेक्स्ट जुमे को नहीं होगा। वो इसलिए कि मैंने चेंज करवा दिया है इसको, अब ये जुम्मे के अलावा किसी और दिन पे होगा आपके टाइम पे। तो इस दिन मुझे जाना होता है, मैं बहावलपुर से हूँ तो मुझे उधर जाना होता है। तो सेगमेंटेशन की बात हो रही थी। सेगमेंट करने के लिए
बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। अब आगे बाउंड्री कैसे निकालेंगे उसके एल्गोरिदम्स हैं, मेथड है। हमें एल्गोरिदम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फील्ड कंप्यूटर साइंस नहीं है। अगर आपका फील्ड कंप्यूटर होता तो फिर मैं आपको बताता कि ये कोड कैसे बन रहा है, इफ़ कैसे लगा, एल्स कैसे लगा, वाइल कैसे लगा, फिर इसको क्यों किया, ये सारी बताता। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, अब आपने टास्क परफॉर्म करना है। आपने अपना, और अपना टास्क क्या है, एक सेकेंड, आपका अपना टास्क क्या है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स को इमेज प्रोसेसिंग के साथ रिलेट करना। मैं जो चीज़ें आपने पढ़नी है वो हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मैं आपसे पूछूंगा जीन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने क्या, आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, बॉल पेन। अभी मैं आपके सब्जेक्ट में आऊँगा कि आपने रिसर्च कैसे या प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, यूनिक सा प्रोजेक्ट इमेज प्रोसेसिंग को करके आप कैसे बना सकते हैं। तो आप की फील्ड क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, तो उसी को प्रैक्टिकली में कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मशीन को ट्रेन कैसे करवाना है, मशीन को कैसे बताना है कि ये वाली बात कहो, ये वाली कौन सी जो डेटे में लिखी है, डेटा से ट्रेन उसको कैसे करवाना है। बच्चे को भी ट्रेन कराते हैं, किसी भी चीज़ का कारीगर बनता है तो वो ट्रेन होता है। कैसे ट्रेन होता है, उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है कि बार बार उसको काम करके दिखाते हैं, बार बार उसको बताते हैं ये सही है, ये गलत है। कंप्यूटर को कैसे कराना है इसी डेटे की मदद से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डायरेक्ट आपके अपने काम पे जाएं। सेगमेंटेशन के बाद चौथा काम जो आपका है वो है रिप्रेजेंटेशन, यानी सेगमेंट कर लिया, सेगमेंट करने के बाद टैगिंग या रिप्रेजेंटेशन, ये है क्या बोला। फिर आप बताएंगे, लेट्स से कि कैरेक्टर रिकग्निशन कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, फेस रिकग्निशन भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर मींस कि आपने टेक्स्ट देखना है कि कहाँ लिखा हुआ है, टेक्स्ट कहाँ है कहाँ नहीं है इमेज के ऊपर। आप ये सर्च करना चाहते हैं गूगल के ऊपर, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो टेक्स्ट में तो सर्च करके आ जाता है, लेकिन इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है। तो इमेज, जितनी भी इमेज वहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप उन सब इमेज को रीड करें। रीड करके हर इमेज को रीड करने के बाद इमेज का नाम यानी उसका टाइटल प्लस उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो भी लिख दें एक्सेल में, और वो एक लिस्ट बन जाएगी। फिर कोई सर्च करता है इमेजेस के टैग पे जाके कि ये वर्ड कहीं इमेज में है, तो आपको फ़ौरन, लेट्स से कि आपके पास इमेज का डाटा पड़ा हुआ है और आप लाइबा पब्लिक स्कूल को ढूंढना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट कैसे रीड कर, टेक्स्ट तो नहीं है ना, इमेज रीड करके वो उसमें से ढूंढे। ये जो आपने ARY न्यूज़, दुनिया न्यूज़, ये 10 साल पहले बिलावल भुट्टो ने ये कहा था, ये कहाँ से ढूंढ के आते हैं, होता तो इमेज में है या साउंड में है। साउंड प्रोसेसिंग भी हो जाती है, साउंड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आजकल आप देख रहे हैं कि बोल रहे होते हैं, बल्कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आप बोलते हैं, वो लिख देता है मैं मसरूफ़ हूँ, उर्दू में लिखा होता है मैं मसरूफ़ हूँ। आप कहते हैं आई एम बिजी, इंग्लिश में लिखा होता है आई एम बिजी, टेक्स्ट है ना, तो इसको सर्च भी कर सकते हैं। फिर जब टेक्स्ट में आ गया, फिर जो मर्जी करें, सेव करें। और टेक्स्ट की क्वालिटी ये है कि टेक्स्ट जो मेमोरी लेता है वो बहुत थोड़ी लेता है, कितनी, इमेज के मुकाबले में। इमेज में 1 पिक्सल की इंफॉर्मेशन रखने के लिए 3 बाइट चाहिए, 1 पिक्सल की, यानी रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू, ब्लू की वैल्यू। और एक इमेज के अंदर वो आप देख रहे थे 3, 10,000 25 ज़रब 825 फलां फलां, इतनी ज़रब में था। तो एक इमेज के लिए आपको MB में डाटा चाहिए, और ये जो टेक्स्ट है KB के अंदर, कुछ KB के अंदर पूरी किताब आ जाती है। ये तो एक तस्वीर आई, वो KB में पूरी किताब आ जाती है। इसका मतलब है कि टेक्स्ट और इसको सर्च करना बहुत आसान है। तो एक दफ़ा प्री प्रोसेस कर लिया, प्री प्रोसेस करने के बाद फिर सर्चिंग आसान है। तो ये टास्क मशीन लर्निंग से हम करवाएंगे। तो क्या हुआ, एक्वायर द इमेज यानी एक्विजिशन ऑफ इमेज। दूसरे नंबर पे क्या है, प्री प्रोसेसिंग। तीसरे नंबर पे क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद आपने रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है। अब आते हैं कुछ, अभी तो कुछ नजर नहीं आया। रिप्रेजेंटेशन के बाद है एंड इंटरप्रिटेशन, रिकग्नाइज करना है। इमेज है क्योंकि रिप्रेजेंट तो हो गई, वो आपने ग्राफ में शो करवा दी, या इमेज की फॉर्म में कहीं IM शो करवा दी,
या वो पार्ट्स जो सेगमेंट किए हैं वो शो करवा दिए। अब हर पार्ट्स के साथ ये पार्ट्स है क्या, जैसे मैंने कहा एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद आपने ये डिफाइन करना है कि इस एरिया से बॉल पेन कैसे रिकग्नाइज करें, किताब कैसे करें और बैग कैसे करें। तो वो क्या है, रिकग्निशन का पार्ट है। रिकग्निशन के लिए आपको चाहिए फीचर। रिकग्निशन के लिए क्या चाहिए, फीचर चाहिए। और फीचर क्या है, एरिया ए फीचर है, कलर फीचर है, हाइट फीचर है। इधर से लेंथ और विड्थ की बात हो रही थी, अगर वो लेंथ और विड्थ है तो ये फीचर है। वेट फीचर है। टेक्स्ट के अंदर होंगे तो फीचर और होंगे, इमेज के अंदर होंगे फीचर और होंगे। टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट के फीचर क्या है, कौन सा लफ्ज ज़्यादा आया है, लफ्ज होंगे उसमें, वर्ड्स होंगे। फिर वर्ड्स का रिलेशनशिप होगा, इज किसके साथ आ सकता है। 1000 किताबें मैंने पढ़ी, पता चला इज के साथ जो है आप कह सकते हैं कि यू नहीं आएगा, इज के साथ आई नहीं होगा। जितनी किताबें, अब फ्रीक्वेंसी होगी, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी से बताएंगे कि ये इज के साथ तो ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्ट नाउन आता है, और नाउन ये वाले हैं, लिस्ट बन जाएगी। टेक्स्ट अगर है, अगर इमेज है तो साफ ज़रा है कि इमेज की प्रॉपर्टीज़ हम निकालेंगे। इमेज की फीचर मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, आपके पास मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, एरिया हो सकता है, कोअक्रेंस मैट्रिक्स यानी किस पिक्सल के साथ कौन सा कलर आया है। लेट्स से आंखें हैं तो आपके पास यहाँ और यहाँ का पैटर्न और होगा। फेस पहचानना है, फेस, अब एक है फेस पहचानना और एक है इंट्रा क्लासिफिकेशन, एक है एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब है कि एक क्लास और दूसरी क्लास, दो क्लासेस का आपस में कंपैरिजन। दो क्लासेस, एक फेस है और एक दूसरी जो है बेंच है। फेस और बेंच क्लास ही चेंज है। हाँ, आपस में फेस को रिकग्निशन करें तो वो है इंटर, यानी फेस के अंदर भी फेस को रिकग्नाइज करें। गंदम है, गंदम के अंदर गंदम की टाइप्स को ढूंढें। लेट्स से कि आपके पास गंदम की 7-8 किस्में हैं, आस, बखर, फ्रीद, पंजनत, आयुबी। ये बीज जो लेते हैं उनको पता है कि ये किस तरीके से। अब गंदम का जो डाटा आपको इमेज की फॉर्म में मिल रहा है वो तो सेम ओवरलैप्ड होगा। ओवरलैप्ड का क्या मतलब है, मिलता जुलता। उसकी भी वैल्यू 25, उसकी भी 25, उसकी 28, उसकी फ़र्क मिनिमम होगा। जब फ़र्क मिनिमम है तो स्टैट के अंदर है मीन डेविएशन। क्या है, मीन डेविएशन या मूवमेंट्स निकालेंगे। अब थोड़ी सी बात मैं मूवमेंट्स की बता देता हूँ। मूवमेंट्स क्या हैं, लेट्स से कि आपने इंग्लिश वाला बच्चा जो है निकालना है जिसको इंग्लिश ज़्यादा आती है। टारगेट क्या है कि एडमिशन करने हैं मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर और अहमियत देनी है इंग्लिश को, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश के डबल मार्क्स हैं। कंप्यूटर वालों को जब कंप्यूटर में देने लगते हैं वो कहते हैं इंग्लिश कंप्यूटर के डबल मार्क्स हैं। क्या कि जिसके मार्क्स 200 में से कंप्यूटर के 190 है उसको डबल करेंगे, उसके 300 और कुछ बन जाएंगे। इंग्लिश के जिसके मार्क्स 30 हैं, यानी जिसके कम हैं डबल होके 60 होंगे, जिसके ज़्यादा हैं डबल होके फ़र्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी शायद आपको फ़र्क का समझ नहीं आ रही। जब हमने 2 से ज़रब दी, ज़रब के अंदर ये पावर है कि बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। जब छोटी है 2 है, छोटी वैल्यू 2, एक बच्चे के नंबर 2 हैं, दूसरे के 3 हैं। लेकिन मैं इसको क्यूब लेता हूँ, 2 का क्यूब क्या आता है 8, और 3 का क्यूब क्या आता है 27। 8 और 27 के दरमियान फ़र्क है, बड़ा फ़र्क हो गया। वो जब आप लगाएंगे क्या, थ्रेशहोल्ड वैल्यू, थ्रेशहोल्ड में आपके पास गैप काफ़ी आ जाएगा। बड़े आराम से कैंची चला लेंगे। ये कैंची चलती देखिए, आपने काट जो चीज़ें मिली पड़ी हैं वो हो सकता है आप कट कर दे इधर वाले को या इधर वाले को, लेकिन जब गैप ज़्यादा आ जाए, 2 और 3 में गैप कम था, बिल्कुल साथ कंसेक्टिव वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब आपने क्यूब लिया, अभी और नुमायां करना चाहते हैं, फ़र्क और बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बंदा इधर बैठा होगा, एक उस कोने में बैठा होगा। क्या करें, आप कहें जी मैंने वेट देना है, इंग्लिश के नंबर ही होते हैं 33, 34, 35। पहले हमारे ज़माने में इतने ही नंबर आते थे, 50, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने तीर मार लिया
तो 60 तक पहुंच गए। वो यूं नहीं होता था कि ये रिजल्ट आए मैट्रिक का 1100 में से 1000, 1099, 1098, 97, 1050, यूं नंबर नहीं होते थे। तो फिर इंग्लिश को कैसे वेट देना है, क्यूब ले लें। अभी एग्जांपल फिर देता हूं 2 3 की, आप इसकी पावर 5 ले लें। ये मूवमेंट्स हैं, ये क्या है, फ़र्क पहले निकालते हैं मूवमेंट्स में, एक्स माइनस मीन। फार्मूला अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो, मीन फ़र्क निकालने के बाद उसके क्यूब, 4th 5th 6th जो चाहे ले ले। पावर 2 की पावर लेता हूँ 5, 32 आता है। जिसके नंबर 2 थे उधर निकले कन्वर्जन में 32 नंबर, और जिसके पावर 3 थी उसके निकल रहे हैं 100 कुछ। 32 कहाँ और 100, ये तो जितनी सदियां लगा दे इसको कंप्लीट करते हुए। दूसरे सब्जेक्ट में इसने लिए हैं नंबर 99%, 200 में से 199 ले लिए हैं। इसका मुकाबला फिर नहीं कर सकेगा जिसको आपने पावर 5 दी है, इंग्लिश वाले को। वो छुट्टी हो गया, अब तो काम चल रहा है बस, ठीक है, फिर अगली दफ़ा आएंगे, देखेंगे। अगली दफ़ा कोशिश कर लें इसका प्रॉब्लम ख़त्म कर दो। चलें, कोई और सलूशन होगा ना इसका आपके पास। तो ये मूवमेंट्स की आपको बात समझ आ गई। तो ये कैसे होता है, रिकग्निशन हम इन फार्मूलाज से कर रहे होते हैं। कभी मूवमेंट्स ले लेते हैं, कभी ये मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली हम करते क्या हैं, कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है ये इधर है, ये बड़े इत्मीनान से रिजल्ट दे रहा होता है। उसमें यही कर रहे होते हैं हम कि करीब करीब वैल्यूज़ हैं, क्यूबली, 4thly, 5thly, और वो फ़र्क बता रहा होता है, ये इधर है, ये इधर है, ये फ़लाँ है। आप कहते हैं नहीं नहीं, हाज़िरी लगाने जाते हैं, आपका दिल करता होगा फेस रिकग्निशन, कई टीचर कहते हैं यार मेरी लगा देना, वो नहीं लगती। क्यों, फेस तो एक जैसे मिलते जुलते भी हैं, तो वो कंप्यूटर कहता है नहीं ये वो वाला नहीं है। इसको कैसे पता चल जाता, इसको भी वही, बेशक भाई आए खड़े हैं मशीन, मैंने कहा था कि इंसान की आंख से हज़ारों गुना ज़्यादा देख सकती है फ़र्क, और वो फ़र्क इस तरह है। क्लियर हुआ। अब ये एक ही स्लाइड हम पढ़ते जा रहे हैं और रिकग्निशन पे आ गए हैं, और मैंने पूरा चैप्टर समराइज कर दिया। वैसे इनके आगे चैप्टर आएंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या करना है। अब आते हैं जनरल प्रोसीजर, ये हम बता चुके हैं। गोल टू ऑब्टेन, अब आगे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आगे खुद हो गई हैं। यहाँ लिखा हुआ है गोल, गोल टू ऑब्टेन सिमिलर इफेक्ट प्रोवाइड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम। अब सिमिलर इफेक्ट को कैसे निकालना है, अब यहाँ पे वो बता रहा है 2 लेवल अप्रोच। ये पहले उसने सवाल बताया कि हम कर क्या रहे हैं। वो सवाल ये है कि हमने बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इफेक्ट निकालना है। अब उसने कहा इसके 2 तरीके हो सकते हैं। उसने कहा कि एक है लेवल है लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग। जो लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग है वो एक्चुअली है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर काम क्या हो रहा है, यानी इमेज को समझ नहीं रहे। एक होता है इमेज को समझना, कि कंप्यूटर समझे कि ये इमेज के अंदर ये बेंच है, ये वाइट बोर्ड है, ये दरवाज़ा है, इसे कहते हैं इमेज अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर करेगा, इंसान को तो वैसे ही पता चल जाता ना, ये बैकग्राउंड पे उसका मशीन कर लेता है। कंप्यूटर इमेज एक्वायर करेगा तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। उसके पास तो 231, 250, 180 उसको कुछ नहीं पता। प्री प्रोसेस करेंगे, ग्रे स्केल, बाइनरी, थ्रेश होल्ड, एरिया, ये निकालेंगे तो उसको पता चलेगा इधर ऑब्जेक्ट 5 है 10 है। थ्रेश होल्ड वैल्यू करेंगे, फिर काउंट कर लें, हाँ जी बाइनरी इमेज में कितने ऑब्जेक्ट हैं, वो बताएगा 5 10। अब वो शेप नहीं रिकग्नाइज की, सिर्फ ऑब्जेक्ट बताएं। फिर आप उसका साइज़ बड़ा कर दें, साइज़ छोटा कर दें, कंप्रेस कर दें, क्वालिटी बढ़ा दें, कलर रेड कलर को बढ़ा दें। सम टाइम आपने अंधेरे में तस्वीर ली है, आप चाहते हैं यार ये तो मेरा ब्लैक मुंह हो गया है, इसको ज़रा सुर्खी पाउडर लगाना है, तो वो उसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो जो नज़र आ रही है 28, 30, 40, इसको खींच के आप +50 करेंगे। 228 की जगह बन जाएगा 53 या 60, 80, ऐसे लगेगा मुंह पर लाइट पड़ रही है। सिर्फ आपने क्या किया है, इंटेंसिटी वैल्यू बढ़ा दी है। आपको पता है कि अंधेरे में इंटेंसिटी वैल्यू कम होती है। रोशन चेहरा भी होता है, जब अंधेरा होगा तो वो भी हल्का हल्का नज़र नहीं आएगा।
लेकिन जैसे जैसे उस पर रोशनी डालेंगे उसकी जो वैल्यू है, रेड, ग्रीन और ब्लू की जो वैल्यू है वो वाजे होते चली जाएगी, मीन्स कि वो बढ़ जाएगी। जहाँ 28, 30, 40 लाइट जला के करते हैं तो वो वाइटनेस उसमें ज़्यादा होती है, ब्राइटनेस भी कहते हैं, असल लफ्ज़ ब्राइटनेस है। असल क्या है? ब्राइटनेस है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है ब्राइट नज़र आ रहा होता है। आप कहते हैं, आपने वीडियो रिकॉर्ड की और आप कहते हैं जी मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा दूं, ब्राइटनेस बढ़ा दूं, तो वो क्या है कि आपको वो पैरामीटर दिया होगा, आप उसको खींच के या वैल्यू डाल के इतनी कर दें, वो सारी वैल्यूज़ को बढ़ा देगा तो इफ़ेक्ट अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास मैं यहाँ बुर्श कर रहा था जाली को, यहाँ किताब पड़ी हुई थी, वहाँ से छींटे बारीक बारीक बाल बराबर छींटे उड़े और वो उस पेज पर आ गए। ये क्या है? नॉइज़ है। ये क्या है? नॉइज़ है। डॉट 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 स्पॉट लगे। आप चाहते हैं इन स्पॉट्स को ख़त्म कर दें। आप कहेंगे बाइनरी किया, बाइनरी पे कहेंगे कि 2 या 3 पिक्सल से कम जो पॉइंट्स हैं वो डिलीट कर दो। 2 या 3 से जो कम होगा वो नुक्ते के अंदर भी 20 आते हैं। एक डॉट लगाते हैं ना आप, उसमें भी 20 पिक्सल होते हैं, और अब 20 से जो कम है वो कुछ नहीं है, वो अनडिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है। वो क्या है? अनडिफाइंड है। उसको डिलीट कर दें, आपका जो पेज है खूबसूरत हो जाएगा। फोटोस्टेट करवाते हैं, आपके टेक्स्ट के साथ ना वो ड्रम ख़राब होता है तो थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश 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 उस पर चढ़ जाता है। आप चाहते हैं ये ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? थ्रेशोल्ड किया, जिसकी इंटेंट जो टेक्स्ट होगा ना वो ज़्यादा डार्क होगा, जो वो ब्लैकिश ब्लैकिश हल्की सी आई है वो उसकी लो होगी इंटेंसिटी, जो लो है रिमूव कर दें। फिर वो कैम स्कैनर किसी ने यूज़ किया हुआ है, कैम स्कैनर, वो जब तस्वीर खींचते हैं वो आपको कहता है हाँ जी टेक्स्ट, आप कहते हैं यस, वो सफ़ेद कर देता है प्री प्रोसेस करके, कहीं ब्लैक एंड वाइट कर देता है। यही तो है इमेज प्रोसेसिंग। एक्वायर किया, क्या किया? प्री प्रोसेस किया, क्या किया? रिप्रेजेंट किया, फिर आपने क्या किया? सेगमेंटेशन की, सेगमेंट, उसने टेक्स्ट अलग कर दिया, उसने बैकग्राउंड अलग कर दिया, उसके बाद अलावा जो चीज़ें छोटी बड़ी हैं रिकग्नाइज करके डिलीट कर दी। तो ये क्या है? इमेज प्रोसेसिंग है। अब यहाँ लो लेवल कह रहा है कि ये लो लेवल का मतलब ये है कि ये सीन नहीं समझता, पैटर्न रिकग्नाइज नहीं करता, और हाई लेवल पे फेस रिकग्नाइज कर लिया, ये हाई लेवल है, यानी कंप्यूटर विजन है। मशीन को मज़ीद अंडरस्टैंड कराया, और अगर अंडरस्टैंड कराए बगैर इमेज की वैल्यू कम, इंटेंसिटी ऊपर नीचे की, तो उसे क्या कहते हैं? लो लेवल है। अब मैं पढ़ रहा हूँ किताब में क्या लिखा है। लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग, वेरी लिटिल नॉलेज, उसके अपने अल्फाज हैं किताब लिखने वाले के, मैंने तो तफसील से समझाया। वो कहता है इसमें नॉलेज कम होता है। किस चीज़ का? वो जो एक्वायर इमेज की है उसके हवाले से बातें उसको कम पता होती हैं। अबाउट द कंटेंट आर सिमेंटिक्स ऑफ इमेज, कंटेंट्स आर सिमेंटिक्स, यानी वो जो इमेज उसने ली है वो कंटेंट्स हैं, उसके बारे में नहीं पता होता कि ये इसके अंदर बैग है, पेन है, जो मर्जी आपने इंटेंसिटी ऊपर नीचे की, ब्राइटनेस कर दी, ये शार्पनेस कर दी, डार्क कर दी, डिलीट कर दी, इमेज साइज छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया, 2 कर दी इमेज, एक इमेज से 2 कर दी, 2 से 4 कर दी, कंटेंट का उसको नहीं पता, ये आप उसके अंदर इन्हांसमेंट कर रहे हैं। ये क्या है? क्या है? इमेज प्रोसेसिंग है, डिजिटल इमेज प्रोसेस, इमेज प्रोसेस की है, प्री प्रोसेसिंग की है बस। अब इसने यहां लिखा है सिमेंटिक का लफ्ज, ये सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग्स का, इसको नहीं पता होता। सिमेंटिक का क्या पता है? मीनिंग्स के, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मकसद से आया हुआ है। रोबोटिक्स होता है ना, उसको सिमेंटिक्स पहले नहीं पता, सिमेंटिक्स निकालने के लिए फार्मूले लगाने पड़ते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर। वो सिमेंटिक्स का उसको पता ही नहीं होगा, उसको नहीं पता ये बोर्ड है, बटन है, दरवाज़ा है, मैंने मूव राइट करना है, लेफ्ट करना है, ये मीनिंग्स है ना, मीनिंग्स पे आपने डिसीजन लेने हैं। वो सिमेंटिक्स नहीं पता या कंटेंट्स नहीं पता, और का लफ्ज़ किया। क्लियर हो गया? अब चले आगे, अब चलते हैं। उसने लिखा है हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग भी होती है। अब हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग में क्या है? अंडरस्टैंडिंग, यानी वहाँ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी, अब है अंडरस्टैंडिंग, मीन्स कि कंप्यूटर विजन की तरफ जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग
इमिटेटिंग ह्यूमन, यानी जिस तरीके से ह्यूमन बिहेव करता है ये उस तरीके से करेगा। ह्यूमन कॉग्निटिव एंड एबिलिटी टू इन्फर इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से इंसान ये न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके, अंदर सिग्नल्स होते हैं ना इंसान के दिमाग में, ये रीढ़ की हड्डी और ये पूरे जिस्म को समझ रहे हैं, ये आंखें बंद टच का सिस्टम है, छठी हिस्स है, देखना है, सुनना है, ये सारे कॉग्निटिव्स हैं, ये सारे आपको कोई ना कोई सिग्नल्स देते हैं, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। लेट्स से कि आपके पास 3 किस्म का डाटा तो हर वक्त आप कलेक्ट किए जा रहे हैं, कानों से जो सुनते जा रहे हैं वो आपकी मेमोराइज होता जा रहा है। कई दफ़ा आप कहते हैं ये अम्मी की आवाज़ है, ये बाबा की आवाज़ है, ये भाई की आवाज़ है, आपको दूर से आवाज़ आती है, पता चल जाता है कि इधर भाग के जाना है, या कहते हैं अच्छा आ रहा हूँ, फिर ना गया, वो पता चलता है ना, तो आवाज़ से। इसी तरीके से तस्वीर भी आप बड़े, इंसान के अंदर कुदरत ने इंसान को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि वो मशीन आज तक अभी तक उस तरह की बन ही नहीं पाई, और जितने सिस्टम हैं अभी तो 1% भी उसने नहीं एक्सप्लोर किया साइंटिस्ट ने। और ये तो आपका दिमाग इतना पावरफुल और ताकतवर है कि हर सिचुएशन का इसके पास इलाज है। लर्निंग नहीं भी होती तब भी ये डिसीजन ले रहा होता। तो ये है एबिलिटी टू इन्फर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द इमेज। ये नहीं है कि इमेज दें और फिर आप कहें जी हाँ जी मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, आपके बारे में कुछ नहीं, जो इमेज देंगे उसके बारे में यही बता सकेगा कि ये दायरा है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना रिकग्नाइज करेगा। ये नहीं कि खुद ब खुद ये मशीन बन जाएगी। फिर आगे जो जो इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है यही पढ़ी थी ना, इट कैन गेट डाटा, इट कैन प्रोसेस डाटा, इट कैन बिहेव डाटा, लेकिन आखिर में ये लफ्ज़ लिखना ज़रूरी था कि अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। ये अगर ना लगाएं तो डेफिनेशन ख़राब हो जाती है। ये अगर ना लगाएं अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन देन देयर इज़ प्रॉब्लम, योर डेफिनेशन इज़ रॉन्ग। तो ये थी आपकी कंप्यूटर उसकी डेफिनेशन। अब ये लो लेवल इमेज को प्रोसेसिंग की स्लाइड अलहदा है, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। इधर एक उसमें लिखे हुए पैराग्राफ पॉइंट पढ़ लेंगे, यही बातें होंगी जो मैंने आपको कर दी हैं। फिर इधर एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये पिक्सल है। अब क्योंकि स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने अच्छी एग्जाम्पल दे दी है, इसको देखेंगे बात समझ आ जाएगी, इसको स्लाइड्स को देख लेंगे। फिर लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग की ना बताई हुई है, मैंने तो 3-4 बताए थे ना, इमेज के साइज़ बड़ा कर दें, छोटा कर दें। अब मैं पढ़ रहा हूँ, इधर इसने पॉइंट्स लिखे हैं, लिखा हुआ है इमेज कंप्रेशन, बात हुई है। फिर लिखा हुआ है नॉइज़ रिडक्शन, बात हुई है, अभी पॉइंटर्स की बुर्श की बात की थी, ये नॉइज़ रिडक्शन है, या आउटलायर भी इसी को कहते हैं, नॉइज़ को कहते हैं। एज एक्सट्रैक्शन, एज एरिया जहाँ बात हो रही थी, मैंने कहा था कि ये पिक्सल इसके साथ आया है, या आंख और इसकी एग्जांपल दी थी, ये एज डिटेक्शन भी करता है, ये भी बाइनरी प्री प्रोसेसिंग में होती है। ये इसके एल्गोरिदम होंगे वो बाद में आएंगे। कंट्रास्ट इन्हांसमेंट, जहाँ इन्हांसमेंट की बात हो रही थी, ब्राइटनेस डार्कनेस, ये कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा जी, ज़ोर से बताना, ये रिकॉर्ड हो रही है, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। आपको आई है? मैं देख ही नहीं रहा ना, ताकि मुझे पता चले कि मैच नहीं, यही तो कंसेप्ट ही नहीं है। कंट्रास्ट कर ले आती हैं दो कलर हैं तरफैन के हों, तरफैन मीन्स कि ये इधर ब्लैक है, कंट्रास्ट वाइट होगा, जो उभरता हो ऐसा कलर। आप जब मैच करने जाते हैं ना, तो ऑरेंज के साथ डार्क ऑरेंज, आप कहते हैं ये कंट्रास्ट नहीं है, हालांकि मिलता तो वही है। ऑरेंज के साथ ये येलो वाला मिल रहा है, वो कंट्रास्ट तो नहीं है, वो तो सिमिलर है। कंट्रास्ट का क्या मतलब है, जो बिल्कुल उलट हो, नीचे वाइट है उसका उलट ब्लैक है, नीचे आपके पास ग्रीन है, ग्रीन के साथ आप येलो नहीं उठेगा कलर, ब्लैक उसके ऊपर फिर उठ जाएगा, ये कंट्रास्ट है। ये मुझे इतनी साइंस तो नहीं आती, ये तो औरतों को पता होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तो ये कंट्रास्ट इन्हांसमेंट क्यों करते हैं। हाँ जी,
कंट्रास्ट इन्हांसमेंट क्यों करते हैं? ये जो मेकअप करते हैं ना, ये कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा कि कहीं सिमिलर कहीं कंट्रास्ट, यानी ये आपकी आईब्रोज हैं, ये दूर से चमकती हुई नजर आई, ये यहाँ है, ये कलर के साथ मिक्स हो जाए ना तो शक्ल ऐसे जिन्नों वाली लगती है। अगर मिला के देख लें आप, यहाँ पे ना माथे पे ब्लैक कर दें, ये आईब्रोज और माथा ब्लैक होगा तो आप शक्ल देखिए अजीब बनेगी। फिर तो क्या करती हैं वो डिज़ाइन उसका फिगर, ये यहाँ से कटिंग, क्योंकि मैं इमेज प्रोसेसिंग का बता रहा हूँ कि ये इमेज इन्हांस होती कैसे है। इमेज इन्हांस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्राइट कर दें, नो, वो जो उसकी एक्चुअल शेप है, फीमेल का चेहरा कैसे बनता है, ये साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को पता है कि उसका जो फीमेल का चेहरा है ना, ये बिल्कुल एलिप्स, अंडे की तरह होता है, गोल। यहाँ से उसके बाल हटाए जाए ना तो वो अजीब चेहरा नज़र आएगा। वो फिर यहाँ कोशिश करते यहाँ ब्लैक कर देंगे, वो जो एक्सपर्ट है वो यहाँ ब्लैक कर देगा। जो फेस मेल का है वो यहाँ से गोल नहीं है बल्कि एम टाइप होता है। ये एम, ये यहाँ से कोना निकल के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ से एम टाइप होता है, यहाँ से बाल नीचे होंगे और यहाँ से यूं, और जो बिल्कुल ये बाल उड़े हुए ना भी हों तो ये प्लेट यूं सीधी है, यहाँ से उसके जो मेल हैं उनकी प्लेट यूं सीधी है, उनके चेहरे ज़रा यूं गोलाई में नहीं है बल्कि ये यूं है। और ये फ़र्क है, ये चीज़ें डालने से क्या होता है ये फिर वही बता सकेंगे, ये गोल करने से क्या होता है, तो ताकि खूबसूरत नज़र आए। तो ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर होता है कंट्रास्ट। ये वैसे ही बात निकल आई है, इमेज से थी तो बता दी है। सेगमेंटेशन यहाँ लिखा बता चुका हूँ पहले, थ्रेश होल्डिंग बता चुका हूँ पहले, मार्फोलॉजी ये मैंने नहीं बताई। फिर लिखा हुआ इमेज रेजोल्यूशन, मैंने कहा था कि इमेज को बड़ा, पिछले लेक्चर में बात हुई थी 2 पिक्सल हैं, 4, 8, 16 कर दें, फट ना जाए बल्कि वो और खूबसूरत होती जाए, क्लियर। अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिस कैमरे के पिक्सल कम है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। जिस कैमरे के अंदर पिक्सल कम है उसके अंदर इंफॉर्मेशन कम आ सकती है, उसके अंदर कम आएगी। लेट्स से कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं 100 और मेरे पास पिक्सल है 80, एक बच्चे को कितना पिक्सल आएगा? एक बच्चे को तो 0.5 यानी 1 पिक्सल भी नहीं आ रहा। तो वो जब आप उस इमेज को फाड़े ये बड़ा करेंगे तो वहाँ से एक बच्चा भी पूरा नहीं, वहाँ से तो नुक्ता नज़र आएगा फिर, क्योंकि एक बच्चे को तो 1 पिक्सल भी नहीं मिला। अब बात समझ आ रही है? मैं कैमरे को दूर करता जाऊँ, असल पिक्सल उसमें 80 हैं और मैं दूर करने से क्या हो रहा है कि सीन बड़ा हो रहा है, वो ये एरिया भी आ रहा है, पंखे फिर नहीं आएंगे, क्वालिटी ख़राब है। जब आप उसको बड़ा करेंगे पता चलेगा वो आधे बंदे ही गायब होंगे, क्योंकि लिए ही नहीं कैमरे ने, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। हाँ, 100 बंदा बैठा हुआ है, 1000 2M या 4M मेगा पिक्सल है आपके पास, 4000 पिक्सल हैं, तो एक बंदे को 30 पिक्सल आए, एक बंदे को 30 पिक्सल आ गए। लेट से 30 पिक्सल से आपका फेस है और आप चाह रहे हैं कानों में बाली भी पहनी हुई है या नहीं, फिर बड़ा कर रहे हैं, बाली नज़र नहीं आएगी। क्यों? वो 30 पिक्सल है, 30 पिक्सल से वो मुंह दिखा रहे हैं, ये उसकी बड़ी बात है। आप उसको कर रहे हैं 30 से 1000 पिक्सल में, तो वो ये मैं इन्हांसमेंट वाली टेक्निक लगा भी दूं, वो बाली उसके अंदर होगी तो वो बाली बड़ी होके नज़र आएगी। अगर उसमें है ही नहीं, वो कान उसने बढ़ा लिए हैं, वो बाली वाला एरिया वाला उस पे पिक्सल गया ही नहीं, वहाँ से रोशनी टकरा के उस कैमरे के अंदर गई नहीं, आएगी इंफॉर्मेशन? नहीं आएगी। तो अब पता चला कि पिक्सल की क्या होती है, पिक्सल्स का ज़्यादा होना। इसी तरीके से मॉनिटर की स्क्रीन में पिक्सल की रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी सर्कल जो होगा ना वो खूबसूरत नज़र आएगा। सर्कल यानी इसका मतलब है कि फ़र्क उनमें दरमियान में ना फासले कम हैं, जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे दरमियान में फासले कम होंगे। ये ज़रा डॉट लगा के देखें ना, बड़े पॉइंटर से डॉट लगाएं, ऊपर नीचे डायगोनल दरमियान में कहीं ना कहीं फासले आते जाएंगे। लेकिन पिक्सल्स का
रेडियस या ये डायामीटर कम करते जाएं, दरमियान वाले फासले भी कम हो जाएंगे, तो फिर जब तस्वीर खींचेंगे दरमियान वाले फासले वाली चीज़ होगी नहीं, वो बाली भी आ जाएगी। लेकिन जब वो दूर करेंगे, वो जो पिक्सल क्योंकि दूर दूर हैं, दरमियान में बाली उस जगह पर आ गई है जहाँ खाली स्पॉट है, जहाँ ये बात आपको समझ आई है। तो कोशिश करें जहाँ मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं तो पीछे डेफिनेशन और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके मैं एग्जांपल ऐसी देता हूँ कि कोशिश करूँ कि आप वहाँ तक पहुँचें। आपको मसला हो रहा होगा क्योंकि इंग्लिश में समझते हैं मेरे ख्याल से आप। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इन उर्दू बट नॉट स्पीक इन ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं फ्रीक्वेंटली नहीं बोल सकूँगा। मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ इंग्लिश, लेकिन फ्रीक्वेंटली वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी, फिर मैं ज़्यादा तवज्जो इंग्लिश पे करता रहूँगा कि अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यूँ मैं बहुत सारी बातें बता जाता हूँ। ओके, it is not my fault. I am ready for each and everything, but problem is that your university has no equipment and university is not ready for this showing this information. Okay, how कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचे इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें उसने करके भी एक एक एग्जाम्पल तस्वीर में दी हुई है। जब आप इसको देखेंगे ये बात समझ आ जाएगी। स्लाइड्स देखेंगे, मेरे ख्याल में OCW में भी पड़ी हुई हैं, LMS में भी पड़ी हुई हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया होगा तो उसमें डाल दूंगा। तो टाइम मुझे बता दीजिएगा। हाई लेवल इमेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी उसने बता दी, वो मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दिया। हाई लेवल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट निकालना, डिटेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करना और डिसीजन लेना, रोबोटिक्स की तरह काम करना। हाउ द रोबोट्स कैन डू any activity without robot can not do anything without any information. If robot has enough information about this decision, then robot easily can do everything. If robot cannot extract the object from image like panel, like board, like table, like human, like face, like object, these objects are identified and segment from the image, then robot can do extra decision from on the basis of that objects which are present, yeah, which are extracted from the image. So image is very important and pre-processing is very important. Pre-processing is convert the image into different scale, different objects, different types, and from pre-processed image we can easily threshold the values and threshold the objects and detect the objects, and we can easily extract the edge of an object and reshape it and understand and label and translate it into information. When we cannot translate into information, then the images in the raw form and raw data and mixture we cannot understand and we cannot take decision, and so we need more and more pre-processing and segmentation process. So in this subject, digital image processing, we need to understand the pre-processing methods, which are the methods in which we can read the image, which we can extract the image, which helps us to segment the image, which helps us to create, just extract region of interest from the image. So these are basic steps which are able to act machine like human to do the actions, various actions like human can do decision from the information on his database or on the behalf of his learning and experiences. If anyone has no experience on something, then human is unable to do anything. So there is a problem when we cannot understand the image. So this subject is for you. You can teach, you can learn about the basic information and fundamentals of information like algorithms, what are algorithms,
which can convert the image in grayscale in binary image, and you can know in higher level information like object detection, area detection, and how to extract features like area, like height, like color, when you have these information, then you can easily segment the object, and we have the various problem in segmentation process. Then we have alternate solution for overcome these problems, and we can extract the information. So these headings are discussed in this lecture. I am trying to tell you, so I want to go next further. मेरे ख्याल में अब कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने यहाँ क्या बातें की हैं, लेकिन इंग्लिश में जब मैं बात करूँगा तो फिर थोड़ी थोड़ी बात होगी, उसके लिए एग्जाम्पल नहीं होगी, उसके लिए फिर प्रॉब्लम है। बोल तो सकता हूँ लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं वो नहीं है, वो मुर्दा लैंग्वेज है मेरे लिए इंग्लिश। जो उर्दू लैंग्वेज है इसके साथ मेरे एहसासात भी हैं, और कभी कभी मेरा जिस्म जो रिएक्ट करता है वो कंसेप्ट आपके जहन में डालने की कोशिश करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ आप मेरे साथ रहें, ये ना हो कि आपको नींद हो, आप कहीं और जगह पे हों और मैं कुछ और कह रहा हूँ। इमेज प्रोसेसिंग को बर्डन समझ के नहीं पढ़ना, इमेज प्रोसेसिंग को टेस्ट कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, इजी सब्जेक्ट है, आसान है, और आप इसको पढ़ने के बाद अपने आप को फील करेंगे कि आप एमफिल हो गए हैं, आप स्कॉलर हो गए हैं, आप रिसर्चर हो गए हैं। ऐसी बातें मैं आगे करने वाला हूँ, आगे आपको प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। हाई लेवल इमेज के लिए उसने बताया कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इमेज गूगल अर्थ की दी हुई है ज़मीन पर, और बताया हुआ है कि समंदर कहाँ है, नहर कहाँ है, और बिल्डिंग्स कहाँ हैं, रोड्स कहाँ हैं, लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। गूगल अर्थ और गूगल मैप का आपने अगर एप्लीकेशन इस्तेमाल किया तो वो देखें किस तरीके से डिसीजन लेती है। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट लाजमी